हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में हमारा टॉपिक है आज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड नंबर यानी कि जनसंख्या की संरचना। इसके ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है सेक्स कंपोजिशन यानी कि लिंग मूलक रचना। स्त्री पुरुष अनुपात की गणना 1000 के आधार पर की जाती है। इसका अर्थ यह है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियां रह गई हैं। चिंता का विषय यह है कि इस अनुपात में गिरावट हुई है। 1901 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात 972 था, जो 1951 में कम होकर 946 तथा 2001 में 933 रह गया। 2011 में स्त्री पुरुष अनुपात 943 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बेहतर लिंग अनुपात वाले दो राज्य केवल केरल 1084 तथा पुदुचेरी 1037 है, और सबसे कम लिंग अनुपात वाले दो राज्य दिल्ली 866 तथा पुदुचेरी 877 है। यदि हम इस संदर्भ में भारत की स्थिति का अन्य देशों की स्थिति से मुकाबला करें तो यह पाएंगे कि भारत की स्थिति ठीक विपरीत है। अमेरिका में प्रति 1000 पुरुषों पर 1050 स्त्रियां, रूस में 1140 स्त्रियां और ब्रिटेन में 1104 स्त्रियां हैं। भारत में इस प्रतिकूल लिंग अनुपात के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। भारत में विशेषकर उत्तरी भारत में पुत्रों के लिए विशेष लगाव व आकर्षण है। पुत्रों को भविष्य में आय का स्रोत तथा बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। कुछ ऐसे धार्मिक व अन्य अनुष्ठान हैं जो पुत्रों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अन्य कारण में स्त्रियों को दहेज के लिए बच्चे को जन्म देते समय जीवन का खतरा, स्त्रियों का दहेज प्रथा का शिकार होना, पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियों की कम देखभाल, निर्धनता, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा, लिंग निर्धारण परीक्षण। अब हमारा आता है सेकंड एज कंपोजिशन यानी कि वय मूलक रचना। वय मूलक रचना से अभिप्राय आयु के अनुसार कुल जनसंख्या के वितरण से है। भारत में जनसंख्या का आयु वर्ग में विभाजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें देश की श्रम शक्ति के आकार के संबंध में जानकारी मिलती है। अब ये दे रखे हैं सारणी नंबर 3 यानी कि भारत में आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत विवरण 2001 तथा 2026। आयु वर्ग पहला है 0 से 14 वर्ष के लिए, फिर दूसरा 15 से 60, फिर तीसरा प्लस 60 से अधिक। तो 2001 में 0 से 14 में 35.4 है, 2011 में 29 है, 2026 यानी कि प्रक्षेपित में 23.4 है। अब आयु वर्ग 15 से 60 आयु वर्ग में 57.7 है, इसमें 2011 में 64 है, 2026 में 64.3 है। इसमें प्लस 60 है, प्लस 60 यानी कि 2001 में 6.9 है, 2011 में 7 है और 2026 में 12.3 है। अब इनको जोड़ लेंगे। 2001 का टोटल आया 100.0, 2011 का भी 100.0 और 2026 का भी टोटल 100.0। अब देखिए, यह उल्लेखनीय है कि 0 से 14 आयु वर्ग तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वर्ग की जनसंख्या को निर्भर जनसंख्या कहते हैं, तथा 15 से 60 आयु वर्ग के बीच
जनसंख्या को कार्यशील या कार्यकारी जनसंख्या कहते हैं। निर्भर जनसंख्या का कार्यकारी जनसंख्या से भाग देने पर हमें निर्भरता अनुपात मालूम हो जाता है। निर्भर जनसंख्या किसी भी देश के लिए दायित्व होती है, जबकि कार्यकारी जनसंख्या देश के उत्पादन में मानव संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः किसी देश में कम होता हुआ निर्भरता अनुपात यानी कि डिपेंडेंसी रेशो अधिक विकास के लिए अनुकूल माना जाता है। भारत में 1971 में निर्भरता अनुपात 0.9 था। यह कम होकर 0.8 तथा 2001 में 0.73 रह गया। 2011 में इससे और कम होकर 0.6 हो गया है। अब आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनांकीय लाभ। जब देश की कुल जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या का भाग अधिक हो तो इसे जनांकीय लाभ कहते हैं। यह देश के विकास में काफ़ी सहायक होती हैं, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या उत्पादक होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यकारी जनसंख्या 69 करोड़ है, जो विश्व में सबसे अधिक है। अगले 50 वर्षों तक यह कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात अधिक ही रहेगा। भारत में 15 से 60 आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होने के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बशर्ते अभी से इस दिशा में उन्हें सही दिशा में मोड़ा जाए। सर्वप्रथम उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रेष्ठ प्रशिक्षण और विकास के अनुकूल वातावरण मुहैया कराना होगा और शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना होगा। अब नंबर 4 आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या घनत्व। भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु भारत में क्षेत्रफल स्थिर है, अतः भारत में जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है। अब इसमें सारणी नंबर 4 यानी कि भारत में जनसंख्या का घनत्व, ये वर्ष दे रखे हैं और घनत्व दे रखे हैं। तो वर्ष में हैं 1901, 1911, पहले 1901 है, फिर 1911, फिर 1921, फिर 1931, फिर 1941, फिर 1951, फिर 1961, फिर 1971, फिर 1981, फिर 1991, फिर 2001, फिर 2011। अब देखो इसका घनत्व 1901 में 77, 1911 यानी कि में 82, 1921 में 81, 1931 में 90, 1941 में 102, 1951 में 117, 1961 में 142, 1971 में 177, 1981 में 216, 1991 में 267, 201 में 325, 2011 में 382। इसके बारे में सुनिए आगे। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या के घनत्व में 57 अंक की वृद्धि हुई है, अर्थात 2001 में जनसंख्या घनत्व जो 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था वह 2011 में बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अब आता है क्षेत्रीय प्रारूप रीजनल पैटर्न। राज्यों में सर्वाधिक घनत्व बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। इसी प्रकार केंद्र शासित क्षेत्र में सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर था। टेंडेंस ऑफ अर्बेनाइजेशन, यानी भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के प्रवसन से ही नगरीकरण का विकास होता है। भारत का जनसंख्या में भारी वृद्धि होने के साथ साथ नगरीय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। सन 1991 में देश की 25.72% आबादी शहरों में रहती थी। सन 2001 में यह प्रतिशत बढ़कर 27.78% हो गया। विगत 10 वर्षों में भारत में नगरीकरण में तेज़ी से वृद्धि हुई है, क्योंकि 2001 में शहरी आबादी जो 28% थी वह 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 34% हो गई। इसी प्रकार 2001 की जनगणना में शहर कस्बों की कुल संख्या 5161 थी, जो 2011 में बढ़कर 7936 हो गई, और गरीबों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में करीब 48,000 गाँव बढ़े हैं। 2001 में गाँव की संख्या 5.93 लाख थी, जो अब बढ़कर 6.41 लाख हो गई है। अब आता है आपका सेकंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का गुणात्मक पहलू। इसमें नंबर फर्स्ट है लेवल ऑफ लिटरेसी, इसकी सारणी नंबर 5। भारत में साक्षरता प्रतिशत में जनगणना वर्ष 1951, 1991, 2001, 2011। इसमें कुल साक्षरता है 18.33, 1991 में 52.11, फिर 65.38, फिर 73.0। इसमें 27.16, 63.86, 75.85, 80.9। इसमें 8.86, 39.42, 54.16, 64.6 ये है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।